अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, दुनिया के कई इलाकों में युद्ध के हालात हैं और कई देश आपस में युद्ध में जुटे भी हुए हैं और खास तौर पर मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है। युद्ध के जैसे हालात मिडिल ईस्ट के भीतर उत्पन्न हुए हैं, उसने दुनिया भर की चिंताओं को बढ़ा दिया है और खास तौर पर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध का आउटकम क्या है, अमेरिका की भूमिका क्या है और दुनिया भर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है ये युद्ध, इसका परिणाम क्या होगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और जब एक ध्रुवीय व्यवस्था होती है दुनिया में तो वही होता है जो अमेरिका चाहता है। और अमेरिका ईरान में क्या चाहता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब कल रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि वो अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं। तो सरेंडर किसका चाहते हैं ट्रंप? ईरान का, ईरान की आर्मी का, ईरान के लोगों का, या फिर वहां के सुप्रीम लीडर खुमैनी का? किसका सरेंडर चाहते हैं? हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध एक बड़े ही भीषण पैमाने पर आकर खड़ा हो गया है। आज चर्चा इसी मसले की। बहनों भाइयों, दुनिया भर में युद्ध के जो हालात हैं उसने स्थितियों को बहुत बिगाड़ दिया है और ख़ास तौर पर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के सिचुएशंस पूरी दुनिया भर को बड़ी हैरान और परेशान करती है। मिडिल ईस्ट में ये हालात क्यों उत्पन्न हुए, इसके पीछे के कारण क्या है और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने मिडिल ईस्ट को तबाही के इस मुहाने पर खड़ा कर दिया कि जहां दो ताकतवर मुल्क एक दूसरे के खिलाफ सीधे युद्ध के मैदान में हैं, इजराइल और ईरान। एक वक्त ईरान के एम्पायर को दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर के तौर पर, पर्शियन एम्पायर के तौर पर मान्यता थी और दुनिया में बेहद ताकतवर माना जाता था। बहनों भाइयों, लेकिन 24 घंटे के भीतर युद्ध शुरू होने के जब से इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, महज 24 घंटे के भीतर उसने ईरान की स्काई पर कंट्रोल कर लिया। ईरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है और ये बात दुनिया भर को हतप्रभ करती है कि इतनी ताकतवर आर्मी होने के बावजूद ईरान इतना बेबस और लाचार क्यों है कि तेहरान में वो जहां चाहते हैं इजराइल के फाइटर जेट्स वहां पर बम मार रहे हैं। तेहरान को लगभग तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है और अब तक 27 से ज्यादा टॉप कमांडर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स और खुमैनी के सलाहकार मारे जा चुके हैं। आखिर इजराइल ने इतनी आसानी से ईरान पर कंट्रोल कैसे कर लिया? अब तक आपने सारी खबरें देखी होंगी, लेकिन एक विषय है जिस पर अभी तक जवाब नहीं आया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान की पूरी एयरफोर्स और उसका सारा एयर डिफेंस सिस्टम महज 24 घंटे के भीतर खत्म हो गया। ऐसा क्या कारण था? क्या इजराइल के पास इस तरह की कैपेबिलिटी थी कि वो किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को और उसकी एयरफोर्स को पूरी तरह से निष्क्रिय और नाकाम कर दे? क्या कुछ तकनीकी इस्तेमाल हुआ है या फिर इजराइल को अमेरिका का खुला सपोर्ट, मदद, टेक्नोलॉजी से भी, हैकिंग से भी और विमान और बॉम्ब और मिसाइलों के जरिए कुछ तो हुआ है? वरना कोई देश की आर्मी 24 घंटे के भीतर पूरी एयरफोर्स शट डाउन हो जाना, ये अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। ईरान ने एक बार भी सिवाय मिसाइलें लॉन्च करने के इसके अलावा कोई भी एयरफोर्स के जरिए इजराइल पर अटैक नहीं किया, जबकि ईरान की वायुसेना को बेहद सक्षम और श्रेष्ठ एयरफोर्स में उसकी गिनती थी। तो उसकी एयर फायर पावर जीरो क्यों हो गई और उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना नाकाम कैसे हो गया कि तेहरान के स्काई पर आज भी जब मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं उसको कंट्रोल इजराइल कर रहा है? क्या अमेरिका ने इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाई? क्या इस सब के पीछे जो इजराइल को फायर पावर मिली, जो तकनीकी सपोर्ट मिला, जो स्ट्रेटजिकल बढ़त मिली ईरान के खिलाफ महज 24 घंटे के भीतर, ये सारी की सारी इंटेल क्या अमेरिका की उपलब्ध कराई है? और क्या अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ दे रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन
ट्रंप कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम लीडर ईरान इन सब को जब तक अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेंगे तब तक रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा अभी वो खुमैनी को नहीं मारेंगे। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के भले ही वो तानाशाह डिक्टेटर हों, लेकिन रूलर तो इस वक्त के हैं, वो शासक हैं, वहां को उनको मारने की खुलेआम बात हो रही। इजराइल ने जिस तरह से चढ़कर ईरान पर हमला किया है, यह भी इजराइल के पराक्रम की पराकाष्ठा है, उसके साहस की पराकाष्ठा है। दुनिया में महज एक छोटा सा मुल्क और उसने अपने आसपास के पूरे कॉन्टिनेंट को जिस तरह से हैंडल किया है वो भी अपने आप में मिसाल है। लेबनान को पूरी तरह से जमींदोज करने के बाद, हमास को लगभग मिट्टी में मिला देने के बाद, पूरे फलस्तीन पर कब्जा करने के बाद, जॉर्डन हो या दूसरे मुल्क हो, उन सबको इतना टेरराइज कर रखा है इजराइल ने कि किसी की हिम्मत नहीं कि कोई चूं कर सके। इजराइल के आसमान पर, ईरान के आसमान पर इजराइल के विमान घूम रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देशों के नाम पर एकता करने वाले मुस्लिम उम्मा हो या सऊदी अरेबिया हो या मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क, किसी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे। जो ईरान के पक्के साथी थे आज सब ईरान से खुद को अलग कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नहीं छोड़ता है तो फिर उनके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होगी। अभी जब मैं डिबेट में आ रहा था तो थोड़ी देर पहले मैंने वहां के सुप्रीम लीडर खुमैनी का स्टेटमेंट पढ़ा। उस स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तौर पे कहा ईरान झुकेगा नहीं, ईरान लड़ेगा, हमारी कौमें शहादत के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान लड़ कहां रहा है? खुमैनी से पूछा जाना चाहिए तुम्हारी फोर्स कहां है, तुम्हारी एयरफोर्स कहां है, एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे में नाकाम कैसे हो गए? और अब अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जो भी उनकी आर्मी की कमांड को संभालता है, जो भी उनकी इंटेलिजेंस कमांड को संभालता है, इजराइल उसकी हत्या करा देता है या कर देता है। इजराइल का ग्राउंड पर भी वो कंट्रोल है ईरान के भीतर। तो क्या खुमैनी को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा? बहनों भाइयों, आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 दिन में अगर ईरान के सरकार ने अमेरिका की बात नहीं मानी, सरेंडर नहीं किया, परमाणु अप्रसार पे संधि पे साइन नहीं किया और हमेशा के लिए परमाणु विकल्प को छोड़ने का संधि नहीं की, तब तक अमेरिका मानने वाला नहीं है। और अब इजराइल को और अमेरिका को लगता है कि यह सही मुनासिब वक्त है जब हम खुमैनी के शासन का तख्ता पलट करके ईरान को आज़ाद कराएं या लोकतंत्र दें, जैसा कि वो बातें करते हैं। लेकिन ईरान में वहाँ की सरकार बहुत भयानक खतरे में है और आने वाले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर हम ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग के बारे में। हमारे साथ आज तेल अवीव से भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, वहां रह रहे भारतीय भी इजराइल से जुड़ेंगे और ईरान मामलों के बहुत ही शानदार एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस मामलों में जुड़ेंगे, जो आज इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ बयान सुने। אני הבטחתי לתת תדרוך יומי, אני משתדל לעמוד בזה, וגם מסיבות עיתונאים בתנאים הללו, ואני מודה על שיתוף הפעולה שלכם. ראשית, אני רוצה לשבח את עם ישראל. אני קראתי למבצע הזה, הן עם כלביא יקום, כלביא יקום, וכארי יתנשא. וקודם כל השבחים לעם ישראל ולאזרחי ישראל. העמידה שלכם היא מופלאה, איתנה, נחושה, עם רוח כבירה. אני אמרתי היום לאחד המראיינים שראיינו אותי בחוץ לארץ, אמרתי, אתם זוכרים את רוח הבליץ, כיצד העם הבריטי עמד אז
बहनों भाइयों, आज इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है देश की, उसके प्रवक्ता हैं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संतपाल राघव जी जाने माने एक्सपर्ट हैं और बहुत मशहूर शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। और दो बहुत ही खास मेहमानों को आज की परिचर्चा में हमने आमंत्रित किया हुआ है। मेरे साथ अशरफ जैदी जी हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट हैं और ईरान में बहुत वक्त उन्होंने बिताया है। ईरान के हर शहर और वहाँ की खबरों से हम वाकिफ़ हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और तेल अवीव से हमारे साथ रॉबिन सिंह जुड़ने वाले हैं। भारतीय हैं लेकिन रहते ये इजराइल में हैं, अभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो, लेकिन अभी उनका वीडियो साफ नहीं आ रहा, लेकिन हम थोड़ी देर में वो हमें अपना वीडियो भी प्रस्तुत आ गए हैं हमारे साथ। रॉबिन जी बने रहिएगा, थोड़ी देर